हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू स्टोरी लेके आ चुके हैं जो लॉन्ग है और ये वॉन्क्शन होने वाली है। तो चलिए हम इस स्टोरी के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग बताइएगा आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लैन वांगची है जो एक बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है और लैन वांगची के फैमिली में उसके अंकल हैं और उसके गग्गा हैं। और इधर हमें विंग की फैमिली दिखाई जाती है। विंग की फैमिली में उसके मॉम है, डैड है, पर अभी विंग को अपने मॉम डैड के बारे में नहीं पता है कि उसके मॉम डैड कहाँ पर हैं, कैसे हैं। और विंग जो है वो मैडम यू और फमियान के साथ रहता है और विंग की शादी हो चुकी है जियान चंद के साथ। अब हम देखते हैं कि आखिर में ऐसा क्या हुआ था कि विंग की शादी जियान चंद के साथ हुई और विंग और वांगची कैसे मिलेंगे शादी होने के बावजूद, ये सब हम देखेंगे इस एफएफ में। तो आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा और जैसे भी लगेगा बताना यार। आप लोग टेंशन मतलब हैप्पी एंडिंग ही होगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। हमें सबसे पहले सीन दिखाया जाता है एक गांव का, जहाँ के लोग अभी बैठे हुए थे और उनकी बातें चल रही थी और उनकी बातों से हमें उनकी मेंटालिटी पता चल रही थी, जिससे हमें ये पता चल रहा था कि इस गांव में ओमेगास को कुछ नहीं माना जाता है। बस ओमेगा अल्फ़ा की जूती होते हैं और ओमेगा के ऊपर अल्फ़ा कुछ भी अपने रौब झाड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक ओमेगा कभी भी उनके सामने कुछ बोल नहीं सकता है। और यहाँ पर ओमेगा का घर से निकलना भी बैन है। ओमेगा घर से बाहर नहीं आ सकता और अगर उसे घर से बाहर आना भी है तो अपना चेहरा ढक के आना होगा। पर्दा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही बातें चल रही थी कि किसके घर पे कैसे ओमेगा रहते हैं, उसके अल्फ़ा क्या कर रहा है, कौन कैसा है, ये सब बातें चल रही थी। और वहाँ पर ही एक और बैठे हुए थे फेमियान बैठ के उन लोगों की बातें सुन रहे थे, पर वो कुछ नहीं बोल रहे थे, वो चुपचाप वहाँ पे बैठे हुए थे। गांव में एक पेड़ था खूब बड़ा सा बरगद का, उसी के नीचे सब लोग बैठे हुए थे और ये सारी बातें चल रही थी और फेमियान भी ये बातें सुन रहे थे, पर वो कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर कुछ टाइम के बाद फेमियान उठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी उसी ग्रुप का एक मेंबर कहता है, अरे फेमियान तुम कहाँ जा रहे हो। तब फेमियान कहते हैं, देखिए मुझे अभी कुछ काम है तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ। और ये कह के फेमियान वहाँ से जाने लगते हैं, पर वो इंसान रोकता है फेमियान को और कहता है, देखो हमारे घर की ओमेगा जो बहू है वो कितनी अच्छी है, वो घर का सारा काम करती है और कितने अच्छे से रहती हैं, और तुम्हारे घर का ओमेगा वो कैसा है मुझे तो समझ में नहीं आता। तब फेमियान देखते हैं और कहते हैं, देखो मेरे घर का ओमेगा चाहे जैसा हो, इससे तुम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जैसा भी हो वो हमारे घर का ओमेगा है तो मुझे मेरे लिए ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब उसमें में से एक बूढ़ा इंसान कहता है, हाँ हाँ जो भी हो, लेकिन उस घर में जब से वो ओमेगा आया है तब से तुम्हारी घर की पूरी शांति भंग हो चुकी है, सुख शांति चली गई है। मुझे तो समझ में नहीं आता तुमने उस ओमेगा से अपने बेटे की शादी कैसे करा दी, वो भी इतनी जल्दी। तुम्हें पहले उस ओमेगा को देखना चाहिए था, वो कैसा है, उसका भाग्य कैसा है, उसकी ग्रह दशा कैसी है, ये सब देखना चाहिए था। पर तुम्हें तो बस शादी की पड़ी हुई थी, तुम कुंडली भी नहीं मिला सके। अगर तुम कुंडली मिलाए होते ना तो आज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। तब फेमियान कहते हैं, देखिए मुझे उस समय कुछ नहीं पता था, और वैसे भी जो हमारे किस्मत में लिखा हुआ था वो हो गया है, तो मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब वो लोग कहते हैं, तुम्हें उस ओमेगा को ही सबक सिखाना चाहिए कि तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। तुम्हें उस ओमेगा को ही समझाना चाहिए अपने स्टाइल में। और ये कह के वो लोग देखते हैं। तब फेमियान कहते हैं, देखिए मुझे इन सब में कुछ नहीं करना है और मैं सबक सिखाने के भी मूड में नहीं हूँ, और जो भी करना होगा मेरी वाइफ कर लेगी। और ये कह के फेमियान वहाँ से उठते हैं, चले जाते हैं, और सब लोग फिर से बातें करने लगते हैं कि फेमियान ऐसे ही जब बातें चलती हैं तो फेमियान ऐसे ही उठ के चला जाता है और वो हमेशा ऐसे ही बातें बोलता है। उसके बेटे के साथ इतना बुरा हुआ फिर भी वो कुछ नहीं करता है, बस चुपचाप सारी बातें सुनता है और हमारी बातों को नज़रअंदाज करता है। और ये कह के वो लोग अपने आप बातें में लग जाते हैं। और इधर हमें फेमियान को दिखाते हैं। फेमियान अब धीरे धीरे कुछ सोचते हुए अपने घर की ओर आ रहे थे और अपने घर के सामने आके खड़े हो जाते हैं और अपने घर को देखते हैं और कहते हैं, मेरे घर की रौनक ही चली गई, मेरी एक गलती की वजह से मेरे घर की रौनक चली गई। और ये कह के वो शाय करते हैं और उनकी आंखों से एक बूंद आंसू छलक जाता है
और फिर वो अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो देखते हैं वहाँ पर ये रोज़ का कार्यक्रम है। मैडम यू विंग के ऊपर चिल्ला रही थी और कह रही थी तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इस बार तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और ये कह के मैडम यू विंग को मारने लगती हैं और विंग रो रहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए मदर, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए मदर। पर मैडम यू किसी की बात नहीं सुनती है। मैडम यू बस विंग को मारती रहती है और कहती हैं तुम्हें हम इस घर में लाके बहुत पछता रहे हैं, काश कि तुम इस घर में ना आए होते तो हमारे लिए कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं, हमारी किस्मत फूटी हुई थी जो तुम यहाँ पर आए हमारे पास। और ये कह के मैडम यू और भी मारती है और ये सब फहमियान देखते हैं, पर वो ये चीज़ें नज़रअंदाज करके वो अपने रूम में चले जाते हैं और रूम में बैठ के अपने बेटे की फ़ोटो देखने लगते हैं। और हमें इधर यानली को दिखाते हैं, यानली भी विंग को देखती है मार खाते हुए, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलती, वो भी वहाँ से चली जाती है। और यानली और जानचन ट्विंस थे। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि विंग को ऐसे ही पनिशमेंट मिलती रहती है और उसको ऐसे ही मार खाते हुए सब लोग देखते रहते हैं, लेकिन कोई कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बस सब लोग देखते हैं विंग को ऐसे मार खाते हुए, सबको बुरा लगता है और फिर सब लोग वहाँ से हट जाते हैं क्योंकि वो वैसे मार खाते हुए नहीं देख सकते हैं। और वैसे भी फहमियान और जो यानी है वो लोग कुछ बोलते नहीं है, तो सर्वेंट्स की कहाँ तक हिम्मत होगी कि वो जाके बोलेंगे, इसलिए कोई भी नहीं बोलता, बस चुपचाप सब लोग एक बेबसी आंखों से जो सर्वेंट्स हैं वो देखते रहते हैं विंग को। और जब विंग मार खा लेता है, नीचे गिर जाता है, तब मैडम यू तब सेटिस्फाई हो जाती हैं और फिर वहाँ से वो चली जाती हैं। और इधर एक मीट जो बहुत ज़्यादा ही बूढ़ी थी वो अपने डंडे के सहारे धीरे धीरे आती है विंग के पास और विंग को देखती है और कहती है विंग तुम ठीक तो हो ना बेटा, तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम इन लोगों के पास से भाग जाओ विंग, तुम यहाँ मत रहो, तुम्हें पता है ना कि ये लोग तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हैं। तब विंग की आंखों से आंसू गिर जाता। विंग कहता है ग्रैनी मैं क्या करूं, मेरी वजह से जो इनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है उसका क्या, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, जो चीज़ मुझे झेलना ही है, मुझे पता है कि सारी की सारी गलती मेरी थी, अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। तब ग्रैनी कहती हैं विंग इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये सब गॉड चाहते थे, जो भगवान ने चाहा वही हुआ, जो भगवान किस्मत में लिखते हैं वही होता है, तुम इसके लिए मत इतना ज़्यादा अपसेट हो, तुम मत रो विंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा विंग, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगी गॉड से कि सब कुछ ठीक कर दे। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही विंग को सहलाने लगती है और सहलाते हुए कहती है विंग तुम्हारी किस्मत बदलेगी और तुम देखना इस जगह से, इस जंगल से आज़ाद हो जाओगे, देख लेना। और ये कह के वो विंग को सहलाती है और फिर दो सर्वेंट को और बुलाती हैं और कहती हैं विंग को लेके चलो विंग के रूम में। और हमें इधर दिखाया जाता है वो सर्वेंट आती हैं और विंग को पकड़ लेती हैं और विंग एक ओमेगा है, विंग को पकड़ के लेके जाती है उसके रूम में। विंग चल नहीं पा रहा था, उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था क्योंकि उसे मार पड़ी थी, लेकिन अभी वो धीरे धीरे सहारे से, दो लोगों के सहारे से वो जाता है रूम में और रूम में जाके वो बेड पे पड़ जाता है। और हमें विंग का रूम दिखाया जाता है। ये कोई ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, एक छोटा सा रूम है। इतने बड़े घर में बस विंग को एक छोटा सा रूम दिया गया है जो सर्वेंट से भी बदतर रूम है, इतना भी अच्छा नहीं, मतलब जैसे सर्वेंट के रूम होते हैं उससे भी बदतर है। बस विंग के रूम में एक बेड है और उस बेड पे गद्दे भी नहीं है, बस एक दरी बिछी हुई है जिस पे विंग सोता है और पूरे रूम में कुछ भी नहीं है, एक सामान नहीं है। और एक कोने में एक टेबल रखा हुआ है, उस पर विंग के कपड़े रखे हुए हैं, वो भी 2 जोड़ी, एक विंग ने पहना है, 2 रखा हुआ है, बस ऐसे ही है। और ये सारे कपड़े जो भी हैं वो पुराने फटे उटे हैं, जो विंग को दे दिया जाता है तो विंग वैसे ही पहन लेता है। और विंग की यहाँ पे बिल्कुल भी केयर नहीं होती है, विंग ऐसे ही जाके लेट जाता है। और अभी भी विंग को दर्द हो जाता है, तब ग्रैनी कहती है विंग मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ, रुक जाओ। तब विंग कहता है नहीं ग्रैनी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ और मुझे अभी किचन का भी काम करना होगा, नहीं तो आपको पता है ना कि मदर अभी गुस्सा करने लगेंगी। ग्रैनी कहती है हाँ मुझे पता है वो गुस्सा करने लगेंगी, लेकिन विंग अभी तुम्हें बस आराम करने की ज़रूरत है, देखो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है, ऐसे तुम क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे विंग, तुम अभी आराम करो और ये सारे काम हम कर लेंगे, तुम इसकी टेंशन मत लो। और ये कह के ग्रैनी वहाँ से जाने लगती है। तब विंग कहता है नहीं ग्रैनी मैं उठ के कर लूँगा सारा काम, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगा, आप लोग इसकी टेंशन मत लो, मैं सब कर दूँगा। तब जो मेड खड़ी थी वो कहती है विंग तुम आराम करो, तुम्हारा काम हम कर देंगे और हम
जो मिसेस वी हैं उन्हें हम पता भी नहीं चलने देंगे कि तुमने काम नहीं किया है, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। तब विंग कहता है नहीं नहीं, और ये कह के वो उठने लगता है, पर विंग को इतना पेन होता है कि विंग फिर से बेड पे लेट जाता है। और विंग अभी अपने पेट के बल लेटा हुआ था क्योंकि उसके पीठ पे ही बहुत ज़्यादा ही चोटें लगी हुई थी। तब वो मेड कहती है देखो विंग तुम उठ नहीं पा रहे और हम दवा ला के ग्रैनी को दे रहे हैं, ग्रैनी तुमको लगा देंगे और तुम्हारा काम हम कर देंगे। और ये कह के वो मेड वहाँ से चली जाती हैं। और अभी विंग लेटा हुआ था, तभी थोड़ी देर बाद एक उसी में से मेड आती है और वो दवा देती है ग्रैनी को और कहती है ग्रैनी लगा दीजिए। और ग्रैनी को देके वो चली जाती है। और इधर ग्रैनी अब धीरे धीरे विंग के बैक पे दवा लगाना स्टार्ट कर दी थी और विंग को दर्द हो रहा था। विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसके माउथ से आवाज़ें भी निकल रही थी कि हाँ उसे दर्द हो रहा है। पर ग्रैनी समझाती है विंग ये मुझे लगा लेने दो और अभी देखना तुम्हारा दर्द चुटकी में गायब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो विंग के पूरे बैक पे दवा लगा देती है। और विंग को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से विंग को एक पेन किलर भी खिला देती है, जो पेन किलर खाने की वजह से विंग को कुछ टाइम में नींद भी आ जाती है और विंग सो जाता है। और ये देख के ग्रैनी उसके बालों पे सहलाती है और कहती है कि मैं गॉड से विंग बस यही प्रे करूँगी कि तुम्हारी लाइफ बदल जाए, तुम्हारी लाइफ पहले की तरह अच्छी हो जाए, जैसे तुम पहले खिलखिला के हंसते थे, तुम इतने खुश रहते थे, वो सब फिर से हो जाए। मैं चाहती हूँ ये सब ठीक हो जाए। और ये कह के वो विंग को सुला के वहाँ से चली जाती हैं। और हमें इधर दिखाते हैं वो मेड मिलके विंग के सारे काम कर देती हैं। और करने के बाद वो ग्रैनी के पास आती हैं और कहती हैं ग्रैनी हमने कर दिया है। तब ग्रैनी कहती हैं तुम दोनों का धन्यवाद, तुमने विंग का काम कर दिया। तब वो दोनों जो लेडी थी वो कहती हैं कोई बात नहीं ग्रैनी, हम विंग को बचपन से देख रहे हैं, विंग बचपन से ये सारी टॉर्चर्स झेल रहा है, हमें तो बस विंग को देख के तरस सी आ सकता है, हम कुछ विंग के लिए कर नहीं सकते और जो भी कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। तब ग्रैनी कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, विंग के लिए हम जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और ये कह के वो भी एक छोटी सी स्माइल देती है। और यहाँ पे जो विंग था उसे दिखाते हैं रात के टाइम। अब हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है। रात में मैडम यूँ चिल्ला रही थी और वो विंग को बुला रही थी और विंग अभी अपने रूम में सो रहा था। और ग्रैनी जो थी वो कह रही थी कि देखिए विंग को चोट लगी है, विंग अपने रूम में रेस्ट कर रहा है, आप उसे रहने दीजिए। तब जो मैडम लान थी वो कहती है तुम पागल हो क्या, उसे यहाँ पे आना ही होगा और वो नहीं आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग तुम कहाँ हो, जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हें मारूंगी, मैं तुम्हें पनिश करूंगी, विंग आओ। और ये क्योंकि वो चिल्ला रही थी तभी विंग की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं क्योंकि अभी भी विंग जो था वो नींद में था, उसे थोड़ी सी नींद आ रही थी क्योंकि जो मेडिसिन उसने खाई थी उस वजह से उसे नींद भी लग रही थी। तो अभी विंग की नींद उतनी पूरी नहीं हुई थी जिसकी वजह से उसकी आंखें हल्की हल्की खुली थी, उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर कुछ टाइम में प्रोसेस करने के बाद विंग को पता चलता है कि अरे उसे मदर ने बुलाया है। ये सुनते ही वो उठता है और वो जाने लगता है, पर उसका थोड़ा सा मतलब जैसे वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था ना, तो इस वजह से वो स्लीपर भी सही से पहन नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ टाइम में वो पहन लेता है और जल्दी से भागता हुआ जाता है। और जब भागता हुआ आता है पीछे से, घर के पीछे उसका घर मतलब जो रूम था वो था, तो वो घर के पीछे से भागता हुआ आता और कहता है मदर मदर आपने मुझे बुलाया मदर मदर। तब जो मैडम यू थी वो तुरंत एक थप्पड़ मारती है के विंग को और कहती है तुम नालायक, तुम सो रहे हो और घर का काम कौन करेगा, तुम्हारे लिए ही हम मेड्स लगाए हैं, नहीं तुम्हें अपना काम खुद करना होगा और दूसरों को नहीं देना होगा। तब जो विंग था वो कहता मैंने तभी जो ग्रैनी थी वो आती है और कहती है देखिए मैम उन्होंने नहीं दिया और वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हमने खुद उनका काम उनसे लेके कर दिया। तब जो मैडम ना थी वो कहती है देखिए ग्रैनी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे। हाँ मैं मानती हूँ कि आपने फेमियान को पाला है, आपने मेरे बेटे जियान चंद को भी पाला है, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये मेरा घर है ना कि आपका घर है और आप यहाँ पे बस एक सर्वेंट हो, तो आप ये सब नहीं कर सकती हो, समझी। और ये कह के वो ग्रैनी को भी डांट देती और ग्रैनी चुपचाप फिर पीछे हो जाती और वहाँ पे फेमियान यानली सब लोग बैठे हुए थे पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब लोग को जैसे सुनाई नहीं देता, फेमियान अपनी फाइल देख रहे थे और कुछ और भी चीज़ें चेक कर रहे थे और यानली अपने मोबाइल में लगी थी। जैसे लग रहा था कि इन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो भी यहाँ पे तमाशे हो रहे हैं उन्हें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और इधर विंग फिर माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपना काम कर लूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब मैडम यूँ कहती है कि यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपना काम खुद करो, ना कि दूसरे के ऊपर थोप दो। और ये कह के मैडम ये वहाँ से चली जाती है और इधर विंग अब रोने लगता है और जब मैडम वहाँ से चली जाती है तब यानली और फेमियान भी वहाँ से उठ के चले जाते हैं डाइनिंग टेबल पे क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। और ये सारे जो
चीज़ें हो रही थी, ये हॉल में हो रही थी। तब विंग फिर से रोने लगता है। तब ग्रैनी जाती है और कहती, विंग मुझे नहीं पता था कि तुम अगर काम नहीं करोगे तो ये ऐसे इतना बवाल करेंगे, मुझे माफ़ कर दो विंग, मेरी वजह से तुम्हें मार पड़ी। तब विंग कहता है, नहीं ग्रैनी कोई बात नहीं, आप तो मेरा अच्छा ही चाहती थी, आप चाहती थी कि मुझे तकलीफ़ ना हो, लेकिन ग्रैनी मेरी किस्मत में तकलीफ़ के सिवा और कुछ नहीं लिखा है ग्रैनी, कुछ भी नहीं लिखा है। और ये कह के विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तब ग्रैनी कहती है, विंग तुम रो मत, तुम बिल्कुल भी मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कह के वो विंग को चुप कराती है। और इधर अब सब लोग बैठ चुके थे खाना खाने के लिए। तब वहाँ पे विंग आता है और विंग सबको खाना सर्व करता है। और फिर मैडम यू फैमियान और यानली सब लोग खाते हैं और खाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो जो ग्रैनी थी वो कहती है, विंग तुम भी बैठ जाओ, तुम भी खा लो। तब विंग कहता है, नहीं ग्रैनी मेरा खाने का मन नहीं, मैं रूम में जा रहा हूँ। तब जो जो ग्रैनी थी वो कहती, विंग खा लो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें बस खाना एक ही टाइम मिलता है, तुम दिन भर कुछ नहीं खाओ तो इस टाइम खा लो, अगर इस टाइम नहीं खाओगे तो कल कल तुम्हें मिलेगा शाम को, तो इसलिए खा लो बेटा, तुम ऐसे मत रहो। तब विंग कहता, पर ग्रैनी मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, मुझे भूख नहीं है। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है, नहीं बेटा तुम्हें खाना ही होगा, तुम ऐसे रहोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम खा लो। तब विंग कहता है, ठीक है ग्रैनी। और ये कह के वो थोड़ा सा बस खाता है, बस ज़्यादा नहीं, बस एकदम थोड़ा सा, जैसे वो मेडिसिन अगर ले तो कोई तकलीफ़ ना हो। और उतना ही खा के वो चला जाता है अपने रूम में। और अपने रूम में मेडिसिन खाने के बाद विंग सीधा सो जाता है अपने बिस्तर पे। वो एक गहरी नींद में चला जाता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है सिटी का सीन। सिटी में यहाँ पर हमें जो ऑफिस था वहाँ दिखाया जाता है। वहाँ पे एक अल्फ़ा काम कर रहा था और उसकी फ़ोन पे बार बार कॉल आ रही थी, बार बार कॉल आती। और वो अल्फ़ा ये कॉल्स देख के बहुत ज़्यादा ही चिढ़ रहा था और कहता था, सब लोग मुझे बस परेशान करके रखे हैं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो अपने मोबाइल को लेता और कहता है, मॉम आप लोग क्या चाहती हो कि मैं कहाँ चला जाऊँ, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे ऐसे ही परेशान करती रही तब मैं सच में संन्यास ले लूँगा, फिर आप लोग ऐसे ही बोलती रह जाना, मेरे पीछे मत पड़ना, समझी आप लोग। और आपका वो बेटा मुझे परेशान करके रखा हुआ है। और ये कह के वो अल्फ़ा जोर से चिल्लाता है। तब उधर से आवाज़ आती है, तुम ये कैसे बात कर रहे हो शिचान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुम अपनी मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम इतने ज़्यादा गुस्से में हो। तब जो शिचान थे वो अपने आप को शांत करते हैं और हमें यहाँ पता चलता है जो इंसान चिल्ला रहा था इतना वो शिचान थे। और वो कहते हैं, नहीं मॉम, सॉरी मॉम जो भी मैंने बोला, लेकिन मॉम मैं आपकी कॉल से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, मुझे इतने काम रहते हैं और ऊपर से आपका कॉल, मैं मॉम आपको संभालूँ कि अपने काम को संभालूँ, आप ही मुझे बताओ मॉम मैं क्या करूँ। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है, देखो बेटा मैं जानती हूँ कि तुम कुछ नहीं संभाल सकते हो, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, तो इससे अच्छा तुम एक काम करो कि तुम यहाँ पे चले आओ और मेरी हेल्प करो। देख लो तुम्हारा वो भाई जो तुम्हारे बगल ही ऑफिस में बैठा होगा, उसे ले जाके पहले ये कॉल दो, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, इसलिए मैं बेटा तुमको परेशान कर रही हूँ और मेरा कोई भी तुमको परेशान करने का इरादा नहीं है, जाओ उसको फ़ोन दो। और ये कह के वो भी बोलती है। तब जो मिसेस लान थी उनकी बातें सुन के जो शिशान थे वो उठ जाते हैं और वो चले जाते हैं अपने भाई के केबिन में। और अपने भाई के केबिन में जाने के बाद वो नॉक करते हैं और जब वो नॉक करते हैं तो उधर से आवाज़ आती है, कम इन। तब शिशान अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो अपने भाई को देखते हैं जो अभी बैठा हुआ है और अपना काम कर रहा है। तब शिशान तुरंत जाता है और कहते हैं, वांग जी ये लो बात करो। तब वांग जी कहते हैं, किसका कॉल है गग्गा। तब शिशान कहते हैं, वांग जी पहले तुम बात करो, फिर उसके बाद मुझे बताना, तुम्हारी वजह से मैं पागल हो रहा हूँ, सब लोग बस मुझे ही पागल कर रहे हैं, पूरे ख़ानदान वाले बस मेरे पीछे पड़ गए हैं मुझे पागल करने के लिए। तब वांग जी कहता, पर हुआ क्या है गग्गा। तब शिशान कहते, तुम पहले बात तो करो, तुम तो अपना फ़ोन उठाते नहीं हो, तो कहाँ से तुम्हें पता चलेगा क्या बात हुई है, पहले फ़ोन उठाओ। और ये कह के वो फ़ोन दे देते हैं। तब इधर जो वांग जी था वो अपना फ़ोन, मतलब जो शिचान का फ़ोन था वो लेता है और हेलो जैसे ही बोलता है वैसे उधर से आवाज़ आती है, वांग जी तुम क्या करो, मैंने तुम्हारे लिए डेट सेट की है, लेकिन तुम डेट पे क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हें डेट पे जाना होगा वांग जी, तुम क्या मुझे ऐसे ही बुढ़ा करने वाले हो, मैं बुढ़ी हो जा रही हूँ, तुम्हारे बच्चों को कौन खिलाएगा, कौन उनके साथ खेलेगा, अगर मैं बुढ़ी हो गई तो जाओ तुम अभी उस डेट पे जाओ जिस डेट पे मैंने जाने के लिए कहा है। तभी वांग जी अपनी एकदम कोल्ड आवाज़ में बिना कुछ रिएक्शन दिए बोलता है, आंटी देखिए मेरे पास बहुत सारे काम हैं जिसको मैं छोड़ के नहीं जा सकता हूँ और मैं अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए बस मेरा काम बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं। और जहाँ तक डेट की बात है, वो डेट आपने मुझसे बिना पूछे फिक्स की थी, तो मैं जाने वाला नहीं हूँ और मुझे अपना काम करने दीजिए और मुझे ऐसे कॉल करके बार बार डिस्टर्ब मत करिए। और ये कह के वो अपने गग्गा को पकड़ा देता और कहता है, ब्रदर लीजिए अब तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा वांगजी के बारे में बताया जाता है। लैन वांगजी जो
जो इस कंपनी का सीईओ है, और जो शिचान है वो वांग जी के साथ ही काम करते हैं। वांग जी से बड़े ओहदे पर हैं वो, बट वांग जी की बिजनेस करने की जो एबिलिटी है वो शिचान से ज़्यादा है, और वांग जी हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्मार्टली तरीके से अपना करता है। और शिचान तो अपना परिवार में भी थोड़ा बहुत लगे रहते हैं, पर वांग जी परिवार से, फैमिली से, इन सब चीज़ों से दूर ही रहता है। उसे इन सब में इन्वॉल्व होना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो बस काम ही करता रहता है। और जहाँ तक उसकी फैमिली की बात है, जब से उसकी मॉम डैडी की डेथ हुई है तब से उसकी अंकल और आंटी ने संभाला है, जो कुरैन है और मिसेस लान है, इन दोनों ने मिलकर वांग जी को संभाला है। बट वांग जी ज़्यादा फोकस अपनी जो अपनी बिजनेस है उस पर लगाता है। वांग जी जो भी थोड़ा बहुत डरता है या फिर जिसकी बातें मानता है वो कुरैन है। वांग जी कुरैन के सिवा और किसी की बातें नहीं मानता है, लेकिन वो जो शिचान है और जो उसकी आंटी है मिसेस लान, उनसे बहुत प्यार करता है। उन लोग के लिए कुछ भी कर सकता है वांग जी, और मिसेस लान भी वांग जी को बहुत प्यार करती हैं, वांग जी को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती हैं, यहाँ तक शिचान से ज़्यादा ही मान सकते हैं। और शिचान को इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब वांग जी के मॉम डैड की डेथ हुई थी तब वांग जी बस 4 साल का था, बट जब वांग जी 4 साल का थे तब शिचान जो थे वो 12 साल के थे। और शिचान उस समय थोड़े तो मैच्योर थे ही, जो समझ सके कि उनको उनसे ज़्यादा माँ की ज़रूरत इस 4 साल के बच्चे को है। तो शिचान भी वांग जी से बहुत प्यार करते हैं, शिचान के लिए वांग जी सब कुछ है, और शिचान वांग जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और यही हाल वांग जी का भी है। और हम इधर दिखाते हैं शिचान अपने केबिन में आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मॉम, आपकी तो सिट्टी पिट्टी ख़त्म हो गई, आप मेरे ऊपर इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी, और वांग जी ने जैसे हेलो बोला वैसे आप तो बस चुप ही हो गई। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है, मैं क्या करूं, मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती उसके सामने। मुझे ये तो पता ही नहीं था, जो 4 साल का बच्चा इतना मासूम, इतना क्यूट रहेगा, वो बड़ा होने के बाद ऐसा हो जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता ना, तो मैं सच बता रही हूँ शिचान, मैं वांग जी को बड़ा होने ही नहीं देती, मैं हमेशा इसको अपने बच्चा बना के और अपने सीने से लगा के रखती। और ये कह के वो बातें करने लगती, और शिचान ये कह के ये सुन के हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ मैं समझ गया मॉम, समझ गया। पर आप जानती हो ना कि वांग जी कितना ज़्यादा जिद्दी है, वो आपकी बात नहीं सुनने वाला है। और जहाँ तक डेट पे जाने की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा मॉम, तो आप ये सब करना छोड़ दो। तब जो मिसेस लान थी वो कहती, मैं कैसे छोड़ दूँ बेटा, कैसे छोड़ दूँ, मुझे बताओ तुम। मैं उसे इतना फोर्स करती हूँ, वो डेट पे जाए, वो किसी को डेट करे, अपने लाइफ में आगे बढ़े, कुछ करे, कुछ समझे, कुछ जिम्मेदारियाँ उठाए, फैमिली की जिम्मेदारियाँ उठाए, लेकिन वो तो कुछ सुनता ही नहीं है। और जब फैमिली की जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए कह दो, तब कहेगा आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं आप लोग की जिम्मेदारी उठाता हूँ, और जिम्मेदारी उठाने के लिए क्या चाहिए, बस पैसे चाहिए, मैं पैसे कमा रहा हूँ, आप लोग की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। तब शिचान हंसने लगते हैं और कहते हैं, मॉम वांग जी ऐसे ही बिहेव करता है, आप क्यों उसके पीछे ऐसे पड़ी रहती हो, वो ऐसे ही है, और आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस वांग जी को टाइम दीजिए मॉम, बस टाइम दीजिए। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है, यही तो बात है बेटा, मैं उसे इतना टाइम नहीं देना चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में अकेला रह जाए। मैं चाहती हूँ वो अपनी लाइफ में किसी को डेट करे, किसी को प्यार करे, कुछ करे, लेकिन वो तो बस अपनी उसी फाइल में घुसा रहता है और उसी कंपनी में घुसा रहता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो मेरी बातें समझता ही नहीं है बेटा, मैं उसको ऐसे अकेले लाइफ स्पेंड करते हुए नहीं देख सकती हूँ। देखो शिचान, मैं तुम्हें समझाती हूँ, वांग जी अपनी लाइफ में क्या करेगा, तुम्हारी लाइफ में मिंगयाओ है, तुम्हारी शादी हो चुकी है मिंगयाओ के साथ, कुछ साल में तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे, फिर वांग जी का कौन रहेगा, और मैं हूँ, और तुम्हारे डैड है, हम दोनों वांग जी के लिए परेशान कब तक होंगे, आखिर में हमारी भी तो उम्र हो रही है, कभी ना कभी हम भी छोड़ के चले जाएंगे। पर वांग जी समझने को तैयार ही नहीं है। तब शिचान कहते हैं, मॉम मुझे लगता है आपको इस बारे में डैड से बात करनी होगी, डैड ये सब संभाल लेंगे। तब जो मिसेस लान थी वो कहती, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी होगी, नहीं तो ये लड़का मेरे हाथ से निकल जाएगा, और इसे फिर से लाइन पे लाने के लिए तुम्हारे डैड ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वैसे भी तुम्हारे डैड भी तो वैसे ही हैं, बस कंपनी के काम में घुसे रहते हैं, बस उन्होंने ज़िंदगी में एक काम बहुत अच्छा किया है। तब शिचान हंसते हुए कहते हैं, हाँ मॉम मुझे पता है, डैड ने ये काम बहुत अच्छा किया है आपसे शादी करके। तब जो मिस लान थी वो कहती, ऑफ कोर्स उसने ये काम अच्छा ही किया है बेटा, कि उसने मुझसे शादी की, नहीं तो उसे तो कोई भी ओमेगा घास ही नहीं डालती। वो तो मेरा शुक्र मनाओ कि मैंने उसे इतना ज़्यादा माना समझा, लेकिन नहीं, वो मेरी भी कदर नहीं करता है। मुझे तो समझ में नहीं आता ये सारे लैंस का क्या होगा, बस तुम ही मेरे बेटे, एक तुम ही बस लायक निकले, और ये दोनों के दोनों अंकल और नेफ्यू नालायक हैं। और ये कह के वो
हंसने लगते हैं दोनों लोग। और तभी वांग जी आता है और वो कहता है, सच में आंटी मैं नालायक हूँ। और ये जैसे ही मिस लान सुनती है वो कहती है, बेटा मेरा ये कहने का मतलब नहीं था वांग जी तब वांग जी हंस तो वांग जी थोड़ी सी स्माइल देता है और कहता है, मैं समझ सकता हूँ आंटी, समझ सकता हूँ, आप मुझसे परेशान हो और ठीक है मैं आपके कहने पे डेट पे चला जाऊँगा। मैं बस गग्गा को यही बताने आया था कि आंटी को बता दीजिए कि मैं डेट पे चला जाऊँगा। तब जो मिसेस लान थी वो खुश जाती है और कहती है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एड्रेस और जो लड़की की फ़ोटो है और बायोडाटा सब कुछ सेंड कर दूँगी, तुम चले जाना टाइम से। तब जो वांग जी था वो कहता है, हाँ ठीक है आंटी, ठीक है, आप इतनी ज़्यादा हड़बड़ाइए मत। और ये कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग बताना ये FF आपको कैसी लग रही है स्टार्टिंग, ठीक है? तो जैसा भी हो यार कमेंट करके ज़रूर बताना और आगे देखते हैं क्या होता है। और हमें कल ये पता चलेगा कि आखिर में जियान चन है कहाँ। विंग को इतना टॉर्चर किया जा रहा है और विंग जियान चन का हस्बैंड है, पर जियान चन कहाँ गया, तो ये हमें कल पता चलेगा फ्रेंड्स, पक्का कल पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में।